हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट डिसीजन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है 2 मार्च से 20 मार्च तक शेड्यूल्ड है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों का जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम करवाया जाएगा। तो आज कुछ ऐसी टॉपिक के ऊपर और कुछ ऐसी टिप्स के ऊपर बात करने वाली हूँ जो एग्जैक्टली एग्जाम डे वाले दिन आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, और वो सेम चीज आप अभी से मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो लास्ट के टाइम पे अगर आप लोग करके चले जाओ तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है या उतना इफेक्टिव उनका स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उन टॉपिक की लिस्ट के लिए आप एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, क्योंकि इतने दिन आपने एफर्ट्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता तो आप उसके अंदर स्कोर नहीं कर सकते हो। ये एक डार्क ट्रूथ है, या इसको एक आप ये मान लो कि कड़वा सच है जो आपको लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों आए कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट ना करना आए, इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि एग्जाम डे के ऊपर आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और इन सारी चीजों को आप लोगों को अभी से अपने मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करना है। सबसे पहली चीज, आपके पास में एक सीक्वेंस होनी चाहिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, जो भी आपकी सीक्वेंस जो भी आपको सूटेबल लगती है उसी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपके पास में एक सीक्वेंस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर कहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि पहले उन्होंने मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया और मैथ्स उनका बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने पूरे के पूरे आपने 90 मिनट के आसपास का टाइम सिर्फ आपने मैथ्स के अंदर ही लगा दिया, और बाकी जो टाइम था उसके अंदर आप जो रीजनिंग और जो आपका जीएस वाला सेक्शन था उसको बहुत जल्दी कवर कर सकते थे, लेकिन आपने सारा टाइम वहाँ वेस्ट कर दिया, तो इसलिए आपका जो बाकी वाला पेपर है वो छूट गया। तो इसलिए आपकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए, और सीक्वेंस के साथ में उसके लिए डिवोटेड एक टाइम स्पैन होना चाहिए। अगर मैं ये एग्जाम अटेम्प्ट कर रही होती तो मैं सबसे पहले जीएस को अटेम्प्ट करती, जिसके 50 क्वेश्चंस होते हैं, और 50 क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे 12.5 मिनट के आसपास का टाइम मैं डिवोट करके चलती। मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम मैं उसके ऊपर लगाती। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेक्शन होता रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। मैं कोशिश करती कि इसको 25 मिनट के आसपास में निपटा दूँ। तो 25 मिनट आपके ये हो गए और 15 मिनट आपने वहाँ लगा दिए, तो सारे आप लोगों के जो मिनट हो गए 40 मिनट आपने पेपर के ऊपर दे दिए हैं। अब आपके पास में बचे हुए हैं 50 मिनट, 90 मिनट का पेपर होता है, और 35 क्वेश्चन आप लोगों के पास में बचे हुए हैं जो मैथमेटिक्स के हैं। तो उसके बाद में जो मैं कोशिश करती वो ये करती कि 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं तो लगभग मैं 35 मिनट के आसपास उनको कंप्लीट कर लूँ। तो उसके बाद में मेरे पास 15 मिनट का टाइम बचता उन सारे क्वेश्चंस के लिए जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू छोड़े थे या जिनके अंदर मुझे कोई डाउट था उनको करने के लिए। तो इस तरीके से मैं अपने एग्जाम को पूरा पैटर्न करती या एक स्केड्यूल करती या डिज़ाइन करती। आप लोग भी अकॉर्डिंगली आपको जैसे भी सूटेबल लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, जो बहुत कम टाइम के अंदर अपना मैथ सोल्व कर लेते हैं। तो आप लोग पहले मैथ सोल्व कर सकते हो, बाकी बाद में ये दोनों सब्जेक्ट सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो कि सीक्वेंस में आपने एग्जाम किया और आपने एक टाइम स्लॉट डिवाइड करके किया, तो उसके बाद में जो ये सेकंड पॉइंट है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको देखे बिना छूट गया। बहुत बार स्टूडेंट्स आके मेरे को बोलते हैं कि मैं पेपर पूरा ही नहीं देख पाया, वहाँ के बाद में मुझे बाद में पता चला कि आगे के 15 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे और मैं बहुत जल्दी कर सकता था। तो यही सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों को जो अपना एग्ज़ाम है उसको इस तरीके से करना है ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छूट जाए जो आपको आता था और आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं कर पाए। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ लेके दिमाग के अंदर चलनी है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो सेकंड से ही रिलेटेड है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग आप लोगों को आनी चाहिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में इलेबोरेट करती हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि मुझे ये पता ही नहीं लगा कि कब मेरे उसके ऊपर 2 मिनट ख़राब हो गए, कब कौन से क्वेश्चन के ऊपर मैंने इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया कि मैं बाकी का पेपर देख ही नहीं पाया। तो उसके लिए एक सिंपल 5 सेकंड रूल होता है। 5 सेकंड रूल क्या कहता है कि आपने जैसे ही अपने क्वेश्चन को रीड किया,
मैथ्स और रीजनिंग के अंदर स्पेशली इसको यूज़ करना होता है। आपने जैसे ही अपने क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद में सिर्फ आपको 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में। आप लोगों को ये डिसाइड करना है मुझे इसको अटेम्प्ट करना है या स्किप करना है या मार्क फॉर रिव्यू करना है। अटेम्प्ट करने का ऑप्शन क्या होता है, 5 सेकंड में आपने देखा, आपको उसका फॉर्मूला भी पता है, आपको ये भी पता है कि मैं इसको अंदर कैलकुलेशन के अंदर भी नहीं फँसने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं इसको अटेम्प्ट कर दूँगा। तो आपका जो फर्स्ट वाला टेक होगा आप उसको यूज़ करेंगे कि आप उसको तभी की तभी अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड आपका आता है मार्क फॉर रिव्यू का। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन किसमें होता है, आपने पढ़ा उस क्वेश्चन को, 5 सेकंड में आपने सोचा यार मुझे ये क्वेश्चन आता है लेकिन मुझे इसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर टाइम लग सकता है या मुझे इसके अंदर थोड़ा सा कोई डाउट हो सकता है। मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ जाओ। और छोड़ना कौन सा क्वेश्चन होता है जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं और मैं हर बार समझाती हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके नहीं चला जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है और उसको आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो उसका लॉजिक ही क्या रह गया। कोई उसके पीछे कोई ऑप्शन है। अब जब मार्क फॉर रिव्यू के अंदर मैंने लास्ट में 15 मिनट का टाइम बचाया है, अगर 15 मिनट में मैं सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू ढूंढती रही कि ये मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन पे गई यार ये तो आता ही नहीं है, अब इस पे गई यार ये तो आता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। तो मार्क फॉर रिव्यू में लिमिटेड क्वेश्चंस को रखना है ताकि जब आप लास्ट के टाइम पे उनके ऊपर जाओ तो एक एक क्वेश्चन को टाइप वाइज टाइमली स्टार्ट करके और आराम से अपना कंप्लीट कर पाओ। तो ये गलती नहीं करनी है, सारे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू आप लोगों को नहीं रखना है। और एक और सबसे मेजर गलती जो स्टूडेंट्स के साथ में हो रही है, या मतलब गलती भी नहीं बोल सकते, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मजबूरी भी है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो आपका मॉक टेस्ट है वो लैपटॉप पे देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपना जो मॉक टेस्ट है वो फ़ोन के ऊपर देते हैं। जो फ़ोन के ऊपर देते हैं उनके साथ में तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। लैपटॉप वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी ये दिक्कत आती है। हम अपने जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर माउस का यूज़ नहीं करते हैं। हम लैपटॉप से अगर कर रहे हैं तो हम कीपैड का यूज़ जो हमारा माउस वाला बार है उसका यूज़ करते हैं। अगर हम फ़ोन पे कर रहे हैं तो हम स्क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से अभी मेरे एसएससी जीडी पेड बैच के 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोर देन 145 स्कोर करते थे यहाँ पे मेरे पास में हर एक मॉक टेस्ट के अंदर, और वहाँ उनके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे छूट गए जो वो कर सकते थे। और उसका सबसे मेन रीज़न क्या था कि उनको माउस की प्रैक्टिस नहीं थी। माउस की प्रैक्टिस में भी एक स्पेशल प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, आपको स्क्रॉल कभी भी यूज़ नहीं करना है। जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि आपका स्क्रॉल यूज़ नहीं होता है, जो बीच में ऐसे टायर की तरह से गोल-गोल जो बटन होता है वो यूज़ नहीं होता है। माउस में सिर्फ़ लेफ़्ट और राइट दोनों क्लिक यूज़ होते हैं, बीच का जो बटन है वो यूज़ नहीं होता है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर भी यही प्रैक्टिस अपनानी है। बहुत बार क्या होता है, कोई पैसेज आ गया, कोई लंबा क्वेश्चन आ गया, तो उसको अगर आपको नीचे करना है तो यहाँ तो फटाफट हमने स्क्रॉल किया और नीचे आ गया, लेकिन वहाँ आपको माउस को ऊपर नीचे खींच के ऊपर करना होगा, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। स्पेशली जो मेंस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वहाँ उन स्टूडेंट से पूछ के देखना कितना इरिटेटिंग होता है बार बार उसको ऊपर नीचे करना। तो इसलिए आप लोगों को ये भी हैबिट बना के चलनी है। थोड़ा सा वहाँ पे जो स्क्रीन का एरिया होता है वो थोड़ा छोटा दिखता है आप लोगों को, तो इन सारी चीज़ों के साथ में आप अकोमोडेट हो पाओ, इन सारी चीज़ों के साथ में आप यूज़ टू हो पाओ, उसके लिए आप लोगों को लगाने होंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट। अगर आपने अभी तक माउस नहीं लिया है तो अपने मोबाइल के अंदर अटैचमेंट ले लो, माउस लगाने के लिए 150 रुपये 200 रुपये का माउस आ जाएगा। अगर किसी के पास में लैपटॉप है तो वो भी माउस लगा के अपना मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस करो। अभी लास्ट टाइम के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। आरपीएफ एसआई की जो 15 शिफ्ट रिसेंटली हुई हैं उन 15 की 15 शिफ्ट्स को आप लोगों को एटलीस्ट एक बार तो कर ही लेना है। अगर कोई 2 बार अटेम्प्ट कर सकता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सारी जो आपकी शिफ्ट्स हैं ये मॉक फॉर्मेट में कहाँ मिल जाएंगी आप लोगों को, मॉक फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएंगी जो अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो है उसके अंदर। टेक्स्ट बुक का पास प्रो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो DSSC कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और जिसने अभी तक भी पास प्रो नहीं लिया है प्लीज़
जाके ले लीजिए और अभी जो बाकी के 10-15 दिन बचे हैं इनके अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने मॉक टेस्ट लगाइए। डेली अगर आप एक मॉक टेस्ट अभी से अपने एग्ज़ाम तक लगा लोगे तो बहुत अच्छी एक इम्प्रूवमेंट आप लोगों के अंदर आ जाएगी, सारी चीज़ों को समझने की शक्ति आ जाएगी और जो ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इनको यूटिलाइज़ करना आ जाएगा। उसके साथ-साथ में जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड होता है। जो एग्ज़ाम आप आगे दोगे उन हर एक एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट वहाँ से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है जाके परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अभी मेरे को बात करनी है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के। इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से हैं, वो मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो दे रखी है, अभी मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। ये वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आरपीएफ एसआई के अंदर भी पूछे गए हैं और वहीं से आप लोगों का पेपर रिपीट होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को स्टैटिक जीके वाली और करंट अफेयर्स वाली दोनों पढ़ लेनी है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर डालोगे करंट अफेयर्स नहीं, गवर्नमेंट स्कीम 2024 करंट अफेयर्स, तो आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर रिकमेंडेशन चाहते हो तो क्रेजी जी के ट्रिक की वीडियो देख सकते हो आप। एक रवि स्टडी कुछ करके है, आगे रवि स्टडी आईक्यू है या शायद ऐसा कुछ है, रवि स्टडी के नाम से आप लोगों को दिख जाएगा, उनकी वीडियो देख सकते हो आप। या फिर उसके साथ साथ में परचम क्लासेस की भी कुछ वीडियो है और परमार एसएससी की भी कुछ वीडियोस हैं। इन चारों में से आप जिसकी भी आपको समझ में आती है उनकी वीडियो आप देख लेना, मोर देन इनफ रहेगा। उसके साथ में एक करंट अफेयर्स के लिए फ्री पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इवन मैंने आरपीएफ एसआई वाले जो सारे सेट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। अगर किसी ने अभी तक भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो वहाँ से जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल रही हूँ, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का वो है स्पोर्ट्स। और उसके बाद में आप लोगों से डिफेंस न्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अपॉइंटमेंट्स बहुत पूछी गई हैं, अवार्ड्स पूछे गए हैं और फेमस पर्सनैलिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे करंट से आपके। उसके बाद अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो म्यूज़िक और म्यूजिशियन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब डांस थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे इन है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन और म्यूजिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिले हैं। उसके बाद में आपके फेस्टिवल्स देखने को मिले हैं। आर्ट एंड कल्चर में अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों के जैसे किसी म्यूजिक से रिलेटेड, किसी वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। सेंसस 2011 आप लोगों की, मतलब ये मान के चलो 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हाईवेज बहुत ज़्यादा एक रीसेंट टॉपिक है जो अप होके आया है। 2024 में जिन जिन का इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है उनको भी अच्छे से देखना और सारे हाईवेज की एक डिटेल में अच्छे से कोई वीडियो देख के और उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में अगर हम बात करें पॉलिटी से, तो पॉलिटी से आपके आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस हैं, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्वेश्चंस हैं। इनकी एक लिस्ट भी मैंने प्रिपेयर की है जो मैं साइड के ऊपर अटैच कर दूंगी, वहां से जाके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल और फाउंडर ऑफ इम्पोर्टेंट जो आपकी सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स थे, जैसे आत्मा समाज था, बहुत सारे अलग अलग जो आपकी मूवमेंट्स थे उनके जो फाउंडर्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं। दिल्ली सल्तनत, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन 4-5 टॉपिक को एटलीस्ट अब बहुत अच्छे से आप लोगों को करके जाना है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो वही सेंसस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हाईवेज ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व, इसके लिए भी स्पेशली ऐसे सीक्वेंस में आ रहे हैं क्यों ऊपर से नीचे चल रहे हैं, तो पहले कौन सा पड़ेगा, दूसरा कौन सा पड़ेगा, तीसरा कौन सा पड़ेगा। उससे आप लोगों को कैसे पता होगा, जब आप लोगों को स्टेट वाइज आपको पूरा एक मैप की जो ज्योग्राफी होती है ना वो आपके दिमाग में होगी, तब आप उसको डिसाइड कर पाओगे कि पहले ऊपर से नीचे जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा, नीचे से ऊपर आएंगे तो कौन सा पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो जीडीपी,
गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद में 5 ईयर प्लान्स अगर एडिशनल पढ़ना चाहते हो तो आरबीआई और नाबार्ड ये पढ़ लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके जीएस के हैं। अगर मैं मैथ्स के बताना चाहूँ तो मैथ्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को अभी पढ़ सकते हो और बहुत कम टाइम के अंदर पढ़ सकते हो, सर्ट्स, पावर एंड इंडाइसिस का टॉपिक बहुत लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं, वहीं से रिपीट होते हैं। फ्रैक्शंस 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे के अंदर 2 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो, 1 घंटे की वीडियो देखनी होगी। सिंप्लीफिकेशन 3 क्वेश्चन आते हैं, जोड़ गुना भाग करना होता है, बहुत कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। उसके बाद में मेंसुरेशन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ कुछ फॉर्मूला याद करने हैं, सिंपल वो फॉर्मूला पुट करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस 3 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एवरेज से आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एवरेज पढ़ लेना है अगर किसी ने अभी तक भी नहीं पढ़ा है। सर्ट्स, पावर एंड इंडाइसिस, उसके बाद में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन और मेंसुरेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे और बहुत आराम से आप इनको बना सकते हो। तो प्लीज़ एटलीस्ट इन टॉपिक्स को करके हुए जाना है। और सारी आरपीएफ की जो 15 की 15 शिफ्ट है उनको बहुत अच्छे से लगा के जाना है, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।